नमस्ते बेटा। वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें क्लास? ऑल ओके? ठीक है। देखो, आज हम 12th में स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताता हूं। ये किसी चैप्टर से लिंक नहीं करता। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसके साथ ये लिंक करेगा। इसमें आपको एनर्जी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें प्योर प्योर ज्योमेट्री चाहिए आपको। कर लोगे इतना तो मैनेज। और मैं आपको एक चीज अश्योर करता हूं कि मैं आपको रे तक का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बीम तक का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं। आज मैं कुछ फैसिनेटिंग डिराइव करूंगा आपके लिए, फॉर्मूलाज डिराइव करूंगा रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो किसी प्रिंसिपल से होते हैं। आप सभी को पता है कौन सा प्रिंसिपल है वो? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिससे ये सारे फॉर्मूले जो हमें असंभव लगते हैं रे ऑप्टिक्स में डिराइव करना, वो सारे डिराइव हो जाते हैं? एनीवन नोज? उसका नाम है फर्माट्स प्रिंसिपल। अच्छा, जब मैं फर्माट्स प्रिंसिपल आपको बताऊंगा तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपको रे और बीम और इनकी डेफिनेशन आती है। हालांकि मैं इसको फॉर्मली जो सिलेबस का पार्ट है वो कल स्टार्ट करूंगा, लेकिन फर्माट्स प्रिंसिपल भी आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स देता है रिगार्डिंग रे ऑप्टिक्स। तो फर्माट्स प्रिंसिपल सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो शुरू करें बच्चों, फर्माट्स प्रिंसिपल। बोलो यार। रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले डिराइव कर देगा ये। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा अज्यूम करूंगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये तुमको आता है, ये अज्यूम कर लो इतना, क्योंकि ये तो आता ही है। और बेसिकली बच्चे को तो ये भी पता होता है कि रे क्या होती है। इतनी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें अज्यूम करूंगा, लेकिन इस प्रिंसिपल से जब तुम फॉर्मूले डिराइव करोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा यार। तुम्हें लगेगा कि वाह। तो इसको मैकेनिक्स में भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं। तो वो जहां जहां करेंगे उन टाइप के क्वेश्चंस में, फिजिक्स गैलेक्सी में एक आध क्वेश्चन ऐसा कि एक बंदा भाग रहा है, वो अपने दोस्त को बचाना चाहता है लीस्ट टाइम में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्माट्स प्रिंसिपल से मैं इसको बिगिन करूंगा। ये बहुत शानदार फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए। इसका पहला ही टॉपिक हम फर्माट्स प्रिंसिपल। इनका स्टेटमेंट बड़ा शानदार है, बड़ा फैसिनेटिंग है यार। ये ऐसा कहते हैं कि लाइट को किसी भी पॉइंट 1 से किसी भी पॉइंट 2 पे जाना है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये लॉ नहीं है, ठीक है। लाइट बहुत मिस्टीरियस वेज में बिहेव करती है। लाइट आधुनिक युग में सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी तक है वैसे, लेकिन काफी हद तक हम उसको सॉर्ट कर पाए हैं। तो इसके बाद हम इसका वेव नेचर जान पाए दुनिया में, क्योंकि अब जो पढ़ेंगे वो न्यूटनियन फिजिक्स के तहत पढ़ेंगे हम लाइट को, कि न्यूटन का क्या मानना है, कार्पसल थ्योरी जो उन्होंने दी वो क्या कहती है, वो सब पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद वेव नेचर पढ़ेंगे। इसके बाद आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तो एकदम आपको मजा ही दे देगा कि आइंस्टीन किस लेवल की सोच रखने वाला आदमी था यार। मतलब यू कांट इमेजिन। जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ाऊंगा तो उसकी जो आत्मा है टॉपिक की वो समझना, और आपको लगेगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको 1905 में नोबेल नहीं मिला, लेकिन बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल मिला। तो वो नोबेल प्राइज विनिंग इक्वेशन भी हम लिखेंगे, जो अगेन प्रूव करती है लाइट का पार्टिकल नेचर। तो फिलहाल के लिए बहुत एंशियंट थ्योरी जो आइजैक न्यूटन ने दी हुई है वो वाली पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ये जो फंडामेंटल लॉज है कि लाइट ऐसा करती क्यों है, फोटो इलेक्ट्रिक हमने पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, ठीक है यश। मैं ये कह रहा हूं कि लाइट ऐसा करती क्यों है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। लेकिन फिलहाल के लिए एकदम पुरानी फिजिक्स में रहना है कि जो जो मैं बोल रहा हूं वो सच है, और लाइट ऐसा बिहेव करती है रे की तरह, ठीक है। लाइट जो लॉज मैं यहां बताऊंगा उनके तहत बिहेव करती है, उसके बाहर नहीं जाना कि बेंड हो जाती है, ये सब नहीं, डिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन नहीं, वो सब हम वेव नेचर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम बिल्कुल अनजान बन जाते हैं और उसी सदी में चलते हैं जहां पे ये सब डिस्कवरीज हुई। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है फर्माट्स प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक पॉइंट है पॉइंट 1, इस पॉइंट 1 से लाइट को पॉइंट 2 पे जाना है। मैं ऐसा रास्ता तो क्यों बनाऊं भाई,
मैं कोई भी रास्ता नहीं बना रहा, पॉइंट 2 पे जाना है, और होमोजीनियस मीडियम है, यानी सेम मीडियम है, सरल भाषा में सेम मीडियम है। तो लाइट अनंत रास्तों से, इनफाइनाइट पाथ से पॉइंट 1 से 2 पे जा सकती है। ये कौन सा पाथ चूज करेगी? ये कौन सा पाथ चूज करेगी? क्या चूज करेगी मतलब कौन सा? मतलब मैंने ऑप्शन नहीं दिया, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये ऐसे जाएगी एकदम सीधी, क्या ये ऐसे जाएगी, क्या ये ऐसे जाएगी, ये कैसे जाएगी? पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी, कौन सा चूज करेगी? ये बहुत ऑब्वियस है कि ए पाथ को वो चूज करती है। ठीक है, ऐसा हम पहले से ही जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स के डोमेन में तो राइट जो है वो कभी भी बेंड नहीं होती है, अगर होती है तो किनारे से होती है, वो सब बाद में देखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि होमोजीनियस मीडियम में है अगर लाइट, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को चूज करती है। तो इन महाशय ने एक प्रिंसिपल दिया, ये कहते हैं कि लाइट के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे वो सब मेरी इस छोटी सी बात से डिराइव हो जाएगा, मेरे इस प्रिंसिपल से डिराइव हो जाएगा। और छोटी सी बात है, मैथमेटिकली उसको लिखना पड़ेगा बार बार हमको। वो बात यह है कि लाइट विल ऑलवेज, लाइट, दूसरे पेन से लिख देता हूं, लाइट विल ऑलवेज चूज ए पाथ टू गो फ्रॉम Bhan point to the other. Light will always choose a path to go from one point to the other such that it takes least time to cover that distance. इसीलिए इस प्रिंसिपल को द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी कहते हैं बच्चों। लाइट हमेशा उस रास्ते का चयन करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वहां पहुंचाने के लिए सबसे कम समय लगाए। सिंपल कि सर इस बात से सब कुछ हो जाएगा, इस बात से रे ऑप्टिक्स में जो भी आप पढ़ेंगे वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो सब फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में फिर से दोहरा दूं कि आपका कोई बच्चा अभी भी ज्वाइन किया हो, मैं ये अज्यूम बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको सब कुछ आता है, आपको कुछ आता है, ऐसा भी नहीं, आपको कुछ भी आता है ऐसा नहीं, ऐसा भी अज्यूम मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में टू अप्रिशिएट फर्माट्स प्रिंसिपल मैं कुछ चीजें प्रिज्यूम करके आपको पढ़ा रहा हूं। मैं कल रे तक की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, कल मैं रे तक की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। ये स्क्रीन हिल रही है क्या तुम्हारी? ये पंखा बंद कर दे, ये पंखा बंद कर, ठीक है? नहीं है, सही है ना सब? वॉइस की प्रॉब्लम है? वॉइस तो सही होनी चाहिए यार, वॉइस तो तुम्हारे वहीं पे प्रॉब्लम होगी वॉइस की, यहां ये ठीक है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बात पल्ले पड़ी? बात समझ में आ गई? अब देखो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, आइए अब कुछ दिमाग लगाते हैं। लेट्स थिंक। अरे वहां से बटन से कर देना, स्विच से, अबे स्विच से कर दे। लेट्स थिंक, ठीक है? आइए इस बारे में एक विचार विमर्श बनाते हैं। देखो ये कोई सरफेस है, ठीक है? ये पॉइंट है लेट से ए, ठीक है सर, और ये लेट से है पॉइंट बी, ठीक है सर, वेरी गुड सर। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक। अब एक बंदे को पॉइंट ए से बिगिन करके पॉइंट बी तक जाना है। पॉइंट ए से यश कह रहा है कि भाई साहब ने नया क्या बताया, अभी पता चलेगा यश, अभी पता चलेगा। मैंने सिर्फ एक केस लिया था होमोजीनियस मीडियम का एग्जांपल में, जब लाइट को स्ट्रेट चलना पड़ा। अभी हम आगे के केस लेंगे जब आपको बात समझ में आएगी कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये चीज,
कोई बात नहीं, जानते बैठ जा, कोई नहीं। जैसे कि ये चीज, एक बंदे को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का है और इसको हमेशा इस रास्ते का चुनाव करना है जो इसको बी तक लीस्ट टाइम में पहुंचाए। तो ये क्या करेगा? तो एक बच्चा आर्ग्यू कर सकता है कि सर देखो ऐसा है कि सबसे पहले सर यहां जाए, आर्ग्यू कर सकता है, मैं नहीं बोल रहा कि वो बोलेगा ही ऐसा। फिर सर ये यहां चला जाए, हो सकता है सर ये पाथ लीस्ट टाइम का है कि हाँ जी बेटा। फिर एक और बच्चा ऐसा बोल सकता है कि सर ये सबसे पहले इसके यहां चला जाए और सर जी फिर ये यहां ऐसे चला जाए सर, कि हाँ बेटा ये भी ठीक है बेटा, तुमने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, 2 ऑप्शन दिए मुझे। इस लेंथ को मैं एल मान लेता हूं। एक जो बच्चा सच में आईआईटीएन है, फिजिसिस्ट है, फिजिक्स से बहुत प्रेम करता है, इस पॉइंट की चलो मैं पहले नेमिंग कर देता हूं, ये H1 ये H2। वो बच्चा बोलेगा कि सर एक काम करते हैं ना, चेक कर लेते हैं, आप कह रहे हो कि लीस्ट टाइम में जाए, तो वो कहेगा इनके बीच में 0 और L के बीच में कोई पॉइंट ले लो, जहां तक ये जाए, ये लेट से यहां गया, ठीक, यहां गया और उसके बाद ये यहां चला गया, ये लीस्ट टाइम लगाएगा। तो सर मैं इसको जनरलाइज करने के लिए x ले लेता हूं इसको। अब सर वो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो जिस पे लीस्ट टाइम आए, तो अपनी बात बन जाएगी। सवाल समझ में आया, सिचुएशन समझ में आई कि क्या करने का है, कि हम इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करने के लिए, ऐसे तो कोई ये भी आर्ग्यूमेंट दे देगा सर ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, अनंत पॉसिबिलिटीज है। कंडीशन ये है कि जो भी बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहता है, उसको इस डिवाइस, जिसको बाद में मिरर बोलेंगे, उसको छू के भागना है। समझे या नहीं? ये सवाल मैकेनिक्स में भी बन सकता है ना फिर, कि यार ऐसा क्या हो, तो वो बड़ा शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हो जाएगा। एक बार हम डिराइव कर लेते हैं चीज क्या है, सिचुएशन क्या है। सवाल समझ में आया, सिचुएशन समझ में आया, कष्ट समझ में आया, कंस्ट्रेंट समझ में आया, तुमको सब कुछ समझ में आया। अब इसका बंदे का दिमाग भी समझ में आया कि सर हाँ चलो इसको θ1 ले लेते हैं, इसको θ2। अब मुझे क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम एज ए फंक्शन ऑफ x, या इस x को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल देता हूं और फिर उसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, या x को डिफरेंशिएट कर देता हूं, या कुछ डिफरेंशिएट कर देता हूं, ऐसा कुछ मामला जिससे मेरे को लीस्ट टाइम मिल जाए। भाई मेरे को पता है कैलकुलस में जाना पड़ेगा, मुझे x और t को आपस में एज ए फंक्शन ऑफ ईच अदर लिखना पड़ेगा, तभी हम वो x चूज कर सकेंगे जिसके लिए लीस्ट t आए। तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लेट्स से इस बंदे की भागने की स्पीड c है और इस पूरे मीडियम में इसकी हमेशा स्पीड c ही रहती है, लेट्स से, ठीक, इतनी बात ठीक है। मैं तो बिल्कुल फिजिक्स नहीं जानता हूं, कॉमन सेंस से अपन सब कुछ करेंगे पूरी फिजिक्स में। ये कॉमन सेंस आपका प्रिवेल कर रहा है इस बात को बच्चों, आपका कॉमन सेंस ये बात कह रहा है कि हाँ सर ऐसा चलो ऐसा चलो। तो सर आप एक काम करो, ये टोटल डिस्टेंस निकाल लो, ये कितनी है, और इस डिस्टेंस के लिए टोटल टाइम निकाल लो और उस टाइम का मिनिमा ले लो, यही बात है। ओके, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस h1 दिया हुआ था, x हमने खुद चूज किया, तो ये डिस्टेंस कुछ L1, L को यूज नहीं किया ना वर्ड मैंने, L1 L2, तो ये डिस्टेंस होगी L2। तो टोटल टाइम हो जाएगा L1 अपॉन C प्लस L2 अपॉन C, एक ही जगह C लिख देता हूं, L1 प्लस L2 अपॉन C। ये सही बात है, बट L1 इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, वी हैव टू राइट द टाइम एज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, तो L1 को लिख सकता हूं मैं बेटा अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कि हाँ सर लिखो ना, h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट और 1/c। ये ठीक है, ये टाइम लिख दिया मैंने एज ए फंक्शन ऑफ x। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं जो मुझे आता है, डिफरेंशिएट dt बाई dx फाइंड करने से मुझे ये मिलेगा कि किस टाइप के t पर, अगर ये xt कोई फंक्शन है तो किस t पर ये x मिनिमम होगा। अभी dt बाई dx कर रहे हैं तो ये tx फंक्शन हो गया, तो किस x के लिए x का क्या सिचुएशन सिलेक्ट हो कि ये t मिनिमम हो जाए, यही बात है बच्चों। भाई dy बाई dx का क्या मतलब होता है, अगर इसको 0 करते हैं तो x मिलता है जहां पे y मिनिमम या मैक्सिमम है, तो dt बाई dx को 0 करेंगे तो वो x मिलेगा जहां पे t मिनिमम हो, और वही x निकालना हमको कि ये बंदा कैसे भागे, किस x को चूज करे। x बराबर 0 आ गया,
तो ठीक, x बराबर l आ गया तो ठीक, और कुछ और आ गया तो भी ठीक, जो विधाता को मंजूर हो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। ठीक बात है। c इज इक्वल्स टू 1/c। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों x के रिस्पेक्ट में 1/2। सबसे पहले रूट में कोई भी फंक्शन हो, आई होप आपको डिफरेंशिएशन आता है। ये 2x, ये सही किया है मैंने कि गलत? सही है, सही है भाई ये, ठीक है। रूट में कोई भी फंक्शन अरे भाई रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो चेन रूल अपन को क्या कहता है? रूट में ये आदमी है तो 1/2 रूट ये आदमी, फिर इस आदमी का और, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें इसका तो 0, इसका क्या हो जाएगा? 2l माइनस एक्स, ये तो इसकी पावर का हुआ, फिर इस माइनस एक्स का और, ये हो जाएगा -1। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। और इसको 0 पुट करना है, इसको 0 पुट करना है, इसको भाई 0 पुट करना है। ठीक है सर जी, तो ये c तो 0 में वैनिश हो गया, ये 2 से 2 कुतर दो, ये 2 से 2 कुतर दो, तो ये इधर जाएगा। तो IITians तुम्हें इतना तो आता ही होगा भाई कि उधर जाएगा, तो एक ही सेंटेंस में लिख देता हूं, ये ऐसा बराबर l माइनस एक्स। इस रिजल्ट को अप्रिशिएट करना बच्चों, ये क्या आ गया? यानी कि वो जो x है, वो जो x है उसका सिलेक्शन ऐसा है कि ये बात लागू हो जाए। ये बड़ी बात है। इसमें अगर आप cos θ1 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी x अपॉन में L1, और L1 ये नंबर है। cos θ2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी L माइनस एक्स अपॉन में L2। क्या इसकी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कह रहे हो क्या? एक मिनट रुको, मैं इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम, वॉल्यूम आवाज ज्यादा तेज सुन रही है क्या तुमको? अब बताओ तो जरा, अब धीरे करिए, मैंने थोड़ी आवाज, अब ठीक है? अब ठीक है क्या इस बार? और एक मिनट में फिर से वही वहां डिफॉल्ट सेटिंग करता हूं। और अब और कैसे हो बच्चों, और क्या हाल है? ये सब पढ़ा दिया है, ये अब की बार सही है? एक मिनट, मुझे लगता है कि मैंने अब थोड़ा सा, जब तुम्हें ठीक आवाज आ रही थी वो कर दी है सेटिंग, अब ठीक है ना? अब मेरा वैसे साउंड थोड़ा लो किया है मैंने, तेज एम्पलीट्यूड कम कर दिया है, ठीक है, साउंड वेव का, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी है क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज करी है क्या मैंने? अरे फिजिक्स का ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुमसे। हाँ, जब तक मेरा गला चेंज नहीं होता, जब तक आदमी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी वही। आप दूर चले जाओगे तो आप पहचान जाओगे कि मेरी आवाज है, जब तक आप ऐसा कर पा रहे हो फ्रीक्वेंसी वही है, सोर्स की प्रॉपर्टी है ना वो। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि cos θ1 ये, cos θ2 ये। अब आप यहां ध्यान दो यार गाइस, कितनी गजब बात हो गई है। आप ये देखो कि इसको मैं कुछ आई एंगल कह देता हूं, इसको कुछ आर कह देता हूं, तो cos θi को sin i कह दूं, cos θ1 को sin i, और इसको sin r कह दूं 90 माइनस, अरे भाई θ1 को 90 माइनस आई भी तो कह सकता हूं θ1 को। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं कि sin i बराबर sin r, एंड r इज लेस देन 90, i इज लेस देन 90, तो i इज इक्वल्स टू r। वैसे तो साइन को तो 180 तक की कोई फर्क नहीं पड़ता, तो i इज इक्वल्स टू r। यानी कि तुम बात का एसेंस समझो, यानी कि ये जो लाइट की रे है ये ऐसा रास्ता चूज करेगी जिसके लिए आई आर के बराबर होगा।
अगर ये यहां गिरी तो वो यहां नहीं पहुंचेगी, वो कहीं और पहुंचेगी, लेकिन वो I बराबर R को मेंटेन रखेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? सर माइक में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी यही लग रहा था, माइक तो बहुत हाई क्वालिटी है यार ये। अब ठीक है ना वैसे? ठीक, चलो नेक्स्ट। इस बार थोड़ा एक और अच्छा केस करते हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें तुम पार्टिसिपेंट रहना। लेट्स सी नेक्स्ट केस में, यानी ये बात चलो मैं कंक्लूड कर देता हूं और अच्छे से और फील से। मैं ये कह रहा हूं कि लाइट विल ऑलवेज चूज द पाथ विच विल मेक श्योर कि आई एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएं, इक्वल। अब हम एक नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं, हम एक इस बार भी ऐसा लेते हैं, और ये वो क्वेश्चन है फिजिक्स गैलेक्सी में है शायद, पता नहीं किस किताब में। तो आपके दोस्त वोस्त ऐसे सवाल पूछे ना तो बड़ा ही हैक तरीके से जवाब दे देते ना, तो ऐसे डर जाते हैं साथ वाले कि यार ये कहां से पढ़ रहा है, या ऐसा मजा आता है ना अपन को। तो थोड़ा सा इस सिचुएशन को थोड़ा देखते हैं। दूसरी ये है कि सपोज आपका फ्रेंड और वो H2 हाइट नीचे है, यहां H2 हाइट नीचे है, और ये कोई और जगह है H1 हाइट है, लेट्स से ये H1 ले लेता हूं, ये टोटल लेंथ वही मैं L ले लेता हूं, ये टोटल लेंथ मैं वही L ले लेता हूं, ये टोटल लेंथ भाई मैं L ले लेता हूं, वैसे के वैसे ही। मतलब कि ये हाइट का मतलब हो गया कि मैं इस चीज को ऐसे विजुलाइज कर रहा हूं कि लेट्स से प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए पानी है, वाटर, और इस पोजीशन पे फ्रेंड डूब रहा है। करियर तो पहले डूब गया था और अब वो खुद डूब रहा है, और ये हो आप। तो पानी की हाइट कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां हो, फिर थोड़ी दूर बाद में वाटर इंटरफेस सी लेवल वो मतलब बीच वाला एरिया है, यहां पे बीच, वो ये वाला बीच भाई, और उसके बाद में सी चालू हो रहा है, ये दूसरा मीडियम है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मीडियम 2 है ये, समझ गए? उस तरफ, अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सारा मामला, ठीक है ना? ऑब्वियसली, ठीक। बस आपको ये बात पता है कि मेरी पानी में स्पीड कम है, आपको ये पता है कि पानी में स्पीड कम है, तो आपको अपने फ्रेंड को बचाना है और लीस्ट टाइम में वहां पे अपनी सर्विसेज पहुंचानी है, लीस्ट टाइम में दौड़ के जाना है। तो एक बच्चा आर्ग्यूमेंट दोबारा, वही आर्ग्यूमेंट्स गाइस के, तो कि सर एक काम करो, इसमें स्पीड ज्यादा है तो इसमें सबसे ज्यादा चलाओ इसको ऐसा, और उसमें कम है तो आप ऐसा चलाओ। ये सबसे सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, नहीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर एक शैलो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग। कोई बेवकूफ भी होगा जो ये बोलेगा सर आप ये करो, ये एक्सट्रीमिटी लो, यहां से चलाओ और यहां पे आप बहुत बड़ी दूरी, वो तो उसका फ्रेंड का रियल फ्रेंड नहीं है भाई, वो तो इसका रियल फ्रेंड नहीं है भाई, वो तो मरते हुए देखना चाह रहे हैं। अब एक जो उसको सच में बताना चाहता है ना, वो क्या करेगा, कॉपी पेन लाएगा पहले, और फिर वो इक्वेशन लिखेगा कि डिफरेंशिएट करता हूं और फिर देखता हूं कि कब तक लीस्ट टाइम में पहुंचूंगा, फिर वो बचाएगा। यही बात है भाई, यही बात है ना? तो हम वही काम करने वाले हैं। लेकिन आज अगर आपने आंसर निकाल लिया तो आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, सच में बचाओ भाई दुनिया में किसी की जान। तो मैं ये तो मानता ही हूं कि थोड़ा थोड़ा इस तरफ बायस्ड होना चाहिए। मैं अपना आंसर भी बायस ले लेता हूं, अगर मैथ्स ने कह दिया तो मैं सच हूं, वरना मैथ्स खुद ही कह देगी। ठीक है, तो मैं इस एक्स को ले रहा हूं इस बार, और ये L माइनस एक्स। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं आपको छोटी मोटी बातें पता है, नहीं पता तो भी इसको मैकेनिक्स के क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। इस बार इस मीडियम में स्पीड c बाय n1 है और इस मीडियम में c बाय n2 है, मतलब अलग अलग है, तभी तो बात बनेगी ना, वरना तो सीधा ही भाग जाएगा। वरना तो जैसे यश ने बोला था कि क्या इस आदमी का क्या इतनी बड़ी बात है, सीधा ही भागो, सीधा नहीं भाग रहा है ना, इस बार सीधा ही नहीं भागेगा, कुछ करेगा कि लीस्ट टाइम में वो हेल्प के लिए पहुंचे। तो ऐसा सवाल तुम्हारे लिए मैकेनिक्स में भी आ जाए, जैसे अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर ही देता हूं, क्योंकि बाद में जब बात आएगी तो भूल जाएंगे, लेकिन वो बच्चे का खुद का एप्लीकेशन होता है कि उसको कुछ सिखा दिया वो कहीं भी यूज कर दे। पर फिर भी मैं एज माई प्रोफेशन में ये बोल देता हूं कि आप TIR करके कुछ पढ़ेंगे तो उस बुक में ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे कोई फ्रेंड था, इसको बचाना था, तो ये क्या करे, तो उसमें उसका सोल्यूशन भी उन्होंने वैसे ही दे रखा है पूरा डिफरेंशिएट वगैरह करके। आपको पता है ये रे क्या करती है, ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होती है, सब पढ़ा दूंगा मैं इसी चैप्टर में। और बस क्रिटिकल एंगल जो होता है वो साइन इनवर्स 1/μ होता है, या साइन क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी बराबर 1/μ, उससे 2 मिनट में आ जाएगा आंसर, एक ही सेकंड में। एनीवेज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमको एक्स फिर से निकालना है,
तो सबसे पहले वही टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं, इस बार थोड़ा डायरेक्ट हो रहा हूं मैं, L1 L2, तो L1 बाय C1 स्पीड यानी C बाय N1 प्लस L2 T बाय N2, ये तो टाइम आ गया। T इज इक्वल्स टू N1, व्हाट इज L1 इन टर्म्स ऑफ एक्स, बोलो भाई, H1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बाय C, ये सिर्फ N इसी से मल्टीप्लाइड है, ये C सबसे है, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कर लेते हैं 1 बाय C, ये भाई ये तो H है मेरा, राइटिंग देख लो सर की तुम एक बार, ये N है भाई, प्लस N2 इंटू L2, L2 कितना है प्यारे बच्चे, H2 स्क्वायर, H2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई बालक कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था यार, उसको N बाद में अपन पढ़ेंगे यार, कोई N एक फैक्टर है फिलहाल के लिए जो स्पीड को उतने टाइम्स कम कर देता है, किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, 10वीं में भी एक बार पढ़ाया होगा आपको। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मायना ये है मोटा मोटा अभी तो, कि वो इतने टाइम्स उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को, जैसे किसी का 3 है, होता नहीं है किसी का इतना बड़ा, पर मान लो किसी का 3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो मीडियम 1/3 कर देगा स्पीड ऑफ लाइट को अपने में, सही है, यस यस। अब इस आपकी कॉपी निकाली, इस फ्रेंड को हमें जल्दी से जल्दी बचाना है, लीस्ट टाइम वाला, लीस्ट डिस्टेंस वाला पाथ नहीं है ये, लीस्ट डिस्टेंस वाला पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, हम क्या कह रहे हैं कि लीस्ट टाइम में पहुंचना चाहिए, समझ रहे हो फर्क, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको मैं फिर से वो θ1 कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं θ2, और लेट्स ट्राई एंड सेव आवर फ्रेंड। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, 1/c तो वैसे भी जीरो में वैनिश होगा, dt बाय dx एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसको करना है बाई जीरो, तो मैं इसमें पीडीएफ में कुछ नहीं कर सकता, अगली स्लाइड पे ले जाना ही होगा मुझे। t आया था मेरा 1/c, उसको तो जीरो में वैनिश कर देंगे, n1 h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n2 n2 में h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसका रूट, यही आया था। इसको मैं जल्दी से डिफरेंशिएट कर देता हूं और इसको जीरो कर देता हूं। बोलो, पृथ्वी सिंह ने लिखा है पीजी में यानी फिजिक्स गैलेक्सी में, ग्रास वाला क्वेश्चन जैसा है, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहा, सर बोला चुप हो गया, ठीक हो जाए। तो n1 तो फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है, h1 स्क्वायर इसका हो जाएगा वही 1/2 रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन नहीं आता उससे मत डरना, डिफरेंशिएशन का पूरा चट्ठा पढ़ाएंगे तुम्हें जीबी सर और एमसी सर, डरना मत तुम, वो तुम्हें आएगा पक्का। अब वो नहीं पता मुझे कि एग्जाम में आएगा वो डिफरेंशिएशन तुम कर पाओगे कि नहीं मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स वाला डिफरेंशिएशन पूरा आ जाएगा तुमको। तो दूसरा है n2 फिक्स, और इसका 1/2 रूट ओवर h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे 2 इंटू l माइनस एक्स और एक -1 और आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 से 2 खा जाओ और ये 2 से 2 खा जाओ, 1/c को 0 में वैनिश कर दो, तो ये आ जाएगा n1x अपॉन h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू n2l माइनस एक्स अपॉन h क्या था 2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट, सही है क्या ये आ जाएगा n1 इंटू समथिंग, अभी बताऊंगा हु इज दैट समथिंग, ये आ जाएगा n2 इंटू में समथिंग, ये है वो समथिंग। इसमें cos θ1 कितना हो जाएगा, cos θ1 हो जाएगा x अपॉन में l1, और l1 ही है एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर, तो वो cos θ1 है, ध्यान रखना, दिखा, cos θ2 l माइनस एक्स अपॉन में l2, और ये cos θ2 है, सर वाह,
मुझे तो लगा था भाई ये सबसे पहली बार, अब बस ऐसे फिजिक्स में चीजें लगनी बंद हो गई वाव वाली, क्योंकि शुरू शुरू में तो लगा करती थी कि वाह क्या बात पता चल गई। इसको आई कह देते हैं, इसको आर कह देते हैं। तो यहां पे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल से एंगल लेंगे रे ऑप्टिक्स में, साइन आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर। अब बताइए कि वो ऑर्डिनरी बंदा था या स्पेशल बंदा था फरमाट? आई डोंट थिंक ही वाज एन ऑर्डिनरी गाय। 10th वाले टीचर से पूछा था लाइट क्यों बेंड करती है, मीडियम चेंज मिला लाइट। यार ये हटाना पड़ेगा, ये टाइम चूज करती है, आज जाकर समझ उसका मतलब। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब मैं तुम्हें मस्त चीजें कराता हूं, जबरदस्त वाली। इस पे तुम्हारा अटेंशन बहुत चाहिएगा, मुझे फोकस चाहिएगा, एकदम ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को। ये समझ में आ गया ना? इसको अपन स्नेल्स लॉ कहेंगे बाद में यार, इसी को ही अपन स्नेल्स लॉ कहेंगे। अगर आपको ऐसा कोई सवाल देना आदमी के, यार पानी में आपका दोस्त डूब डूब रहा है ये वो, तो आपको भाग के उसको बचाने का है, आपकी स्पीड कम है पानी में, तो यहां से ऐसे भागे आपने उसको बचाया है, तो आपको यही करना है बस यूज, कि यहां से एंगल देखने ये नॉर्मल से, और ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पीड देगा वो कि यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे इतना मीटर पर सेकंड है, ऐसे ऐसे, समझे? तो वो जो स्पीड्स के रेशियो होते हैं वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो भी होते हैं। ये मैं अभी बता दूंगा आपको, मतलब इसी चैप्टर में, अभी का मतलब इसी चैप्टर में बता दूं। अब हम मस्त चीज करते हैं, वो ये है, ध्यान से सुनना, ये पूरे चैप्टर में फॉलो करेगी तुमको। पूरे चैप्टर में हम अलग ही तरीकों से इसी चीज को बता रहे होंगे, वो अलग बात है। अभी जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से वापस कभी नहीं बताएंगे, और अभी जिस तरीके की फील आएगी वैसी कभी नहीं आएगी। तो मेरी बात सुनो, कि हमारे पास पैरेलल लाइट्स का एक बीम है, पैरेलल लाइट रेज का एक बीम है, ठीक है सर? ऐसे अबे अच्छा, ठीक है, इसको बड़ा करना चाहते हैं, रुको। मुझे नहीं पता कि ये मेरे को बेइज्जत क्यों कराती है चीजें हमेशा, जब भी मैं कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहता हूँ हमेशा ऐसी चीजें होती हैं मेरे साथ। मतलब वो बात नहीं है कि यार कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी, कि भाई इतनी बुरी है कि कफन की दुकान खोलें तो लोग मरना छोड़ दें, जो इनएविटेबल है। तो क्या है कि सर आप खोल ही लो, फिर तो लोग मरना बंद कर देंगे सर आपकी वजह से सर, क्योंकि वो दुकान तो आपकी चलेगी नहीं सर, किस्मत ही ऐसी है सर आपकी। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा हूं, इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट से बहुत पहले से लाइट की रेज ऐसे आ रही हैं, ठीक है, और ये ऐसे ही बनाया मैंने प्रॉब्लम को अच्छे से समझाने के लिए। सुनना अब मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम यहां पर एक रैंडम शेप का ऑब्स्टेकल प्रेजेंट करना चाहते हैं, मुझे उसकी शेप नहीं पता है क्या होनी चाहिए, फिर से बोल दूं, एक रैंडम शेप का ऑब्स्टेकल इन रेज के रास्ते में प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है? दुनिया का यही काम है, वो ऑब्स्टेकल प्रेजेंट करना चाहती है इन रेज के रास्ते में, एक कतई रैंडम, जिसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं करना चाहता हूं प्रेजेंट। लेकिन मेरी एक डिमांड है, मेरी एक डिमांड है कि उस ऑब्स्टेकल पे टकराने वाली सारी रेज, ये ओरिजिन कुछ ले लेते हैं यार, ऐसा ये ओरिजिन है, उस ऑब्स्टेकल पर टकराने वाली सारी रेज एज रैंडम एज इट कैन, उस ऑब्स्टेकल पर टकराने वाली सारी रेज, सुन रहे हो? एक ऐसी कोई चीज रख दी है अपन ने रास्ते में ना, ऐसा कुछ कुछ भी बना के,
उस पे टकराने वाली सारी की सारी रेज जो है वो, इसको थोड़ा बिल्कुल बीच में करता हूं मैं इन दोनों लाइन के, ठीक है, ओरिजिन लेना है मेरे को इसको यार, इसको थोड़ा ऊपर चक देते हैं। कि लेक्चर के आधा टाइम संजय सर क्या करते रहते हैं कि डायग्राम बनाते रहते हैं, तो यहां पे डायग्राम बनाते रहते हैं बेचारे। तो यहां पे ये समझ में आ रहा है, ये ऑब्स्टेकल लेना है, ये ऐसे रेफरेंस के लिए मैंने लिए लाइन, ठीक है। अब इसकी ऑब्स्टेकल की क्वालिटी सुनो तुम, तो इस ऑब्स्टेकल के पास ये क्वालिटी हमको चाहिए कि जो भी रेज इसके ऊपर गिरे, जो भी वो वापस आगे नहीं जाएगी, वापस पीछे आएगी, और वो किसी एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जानी चाहिए, वो किसी एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जानी चाहिए। ये इस ऑब्स्टेकल का क्वालिटी चाहिए मेरे को। इस ऑब्स्टेकल के पास इतनी अद्भुत क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी रे जो इस ऑब्स्टेकल पे टकराएगी, वो जब वापस आएगी इस मीडियम में, तो इसी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर आ जाएगी। और इसको मैं कह देता हूं ओरिजिन, इसको कह देता हूं मैं कुछ भी पॉइंट f,0। ये स्पेशल पॉइंट लिया मैंने जानबूझ के, इसका नाम f रखा है ताकि तुम्हें रिजल्ट ऐसा मिले जो तुमने कभी देखा हो जीवन में। इट डजंट मैटर, आप इसको x डैश x1 कुछ भी कह सकते हो अपनी मर्जी से, s,0 भी कह सकते हो, ठीक है। तो यश कह रहा है स्फेरिकल मिरर की, यहां पर ही मिसकंसेप्शन है यश, थोड़ा सा बताता हूं मैं इस बारे में। अपन इस ऑब्स्टेकल को जानना चाहते हैं कि इसकी क्या इक्वेशन होनी चाहिए, ये कैसे इसका y और x फॉलो करना चाहिए। तो मैं इसको x, y कह देता हूं, कोई भी रैंडम पॉइंट x, y, इसकी हाइट x है, इसकी हाइट y है, और ये दूरी x है। यानी मैं लिख भी देता हूं, लेट मी मार्क इट, ये है भाई x और ये है भैया y, ऐसा, ठीक है। ये है x, ये है y, डन। अब मुझे एक बात पता है कि सबको अगर एक ही पॉइंट पे पहुंचना है, सबको अगर एक ही पॉइंट पे पहुंचना है, तो उनको सारों को एट द एंड ऑफ द डे उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी अगर लीस्ट टाइम में सबको एक ही पॉइंट पे पहुंचना है तो, क्योंकि वो रास्ता तो हमेशा ऐसा चूज करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये सारे एक ही पॉइंट पे यहां पे पहुंचते बेचारे, अब एक ही पॉइंट पे कहीं और पहुंचना है इनको, तो वो दूरी, क्योंकि यहां स्पीड सेम होती इनकी, क्योंकि ये भी वही मीडियम है, तो अगर ये सारे पहुंचते एक ही पॉइंट पे एक ही साथ, तो यहां पहुंचते इतनी दूर पहुंचते ही आगे, एक ही पॉइंट मतलब दूरी में यहां पहुंचते। अब हम कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे ये समा जाने चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं। तो ये आदमी इतनी दूरी जो तय करता, ये तभी हो सकता है जब दूरियां सेम हो इनकी। ये भाई एक साथ यहां पहुंचते, ये पाथ था लीस्ट टाइम का, एक साथ यहां पहुंचते, ये जितनी भी दूरी है, अगर ये अब भी उतनी ही दूरी तय करेगा क्योंकि उसी वेलोसिटी से चल रहा है, तब जाके ऐसा हो पाएगा। ये बात मानते हो? तो ये दूरी किसके बराबर होनी चाहिए बताओ? मार्क नहीं कर रखा मैंने, इसके बराबर होनी चाहिए ना, मानते हो? अच्छा, ये एकदम सीधी सीधी लाइन थी, ये आगे f है तो ये पीछे f होना चाहिए, ये यानी ये -f,0 पॉइंट होना चाहिए। यानी कुल मिला के लेट मी गेट रफ विद इट कि ये f होना चाहिए, ये f है, तो ये दूरी हमको f पता है, ये दूरी आगे सरकी हुई है x, तो मेरे को यार ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, ये वाली निकालने में हेल्प करोगे मेरी? क्या निकालूं? ये आगे है x, ऊपर है y, तो मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? ये वाली f माइनस एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि f माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए इस डिस्टेंस के। ये डिस्टेंस कितनी है? ये है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा हर बच्चे को दिखा देता हूं ये चीज बिना अज्यूम किए कि बेटा ये डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा ये x है और ये f है, ये यहां से f है और ये x है, तो f प्लस x होनी चाहिए, f प्लस x होनी चाहिए। वो रूट में थी डिस्टेंस, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, सही है? वो अंडर रूट में था ना हाइपोटेन्यूज, तो f स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2f(x) प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू f स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2f(x).
तो यहां से एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर कट गया, ये 4fx आ गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4fx, ये कैलकुलेशन आया। सही है क्या? ये कभी देखा है ये बंदा? वाई स्क्वायर बराबर 4fx बंदा देखा है? लेकिन सर आपने गलत पढ़ा दिया है सर, हमने तो 10th में ये पढ़ा था कि इसकी इक्वेशन स्फीयरिकल होगा, ये मिरर, और इसकी इक्वेशन स्फीयर मतलब 2D में ले रहे हो तो सर्कल जैसी होनी चाहिए सर। लेकिन आपने तो यहां पैराबोला बना दिया है सर। तो कौन गलत है, 10th वाले क्या अपन? अपन कभी नहीं है 10th। वो कह रहे हैं कि ये जो है, अब मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूं। और एक्चुअली तुम IITian हो यार, तुम्हें ना देखते ही बता देना चाहिए कि सर ये ऑब्स्टेकल कुछ ऐसा है। अब सुनना है, फिजिक्स है ना, मैथ्स को बहुत फील करा देती है यार, है ना, कि ये सर ऑब्स्टेकल ऐसा है, ये ऑब्स्टेकल ऐसा है जिसका एक किसी लाइन से और एक किसी पॉइंट से, इसके हर पॉइंट के लिए वैलिड है। एक किसी पॉइंट से और जिस लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं उससे दूरी सेम है, तो उसका क्या कर्व है, उसका क्या कर्व बताया गुरुजी ने? पैराबोला यार, पैराबोला, बिल्कुल। ये क्या कर दिया? अच्छा, कंक्लूजन ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ये है कि भाई ये ऑब्स्टेकल जो है, ये ऑब्स्टेकल जो है वो ऐसा होना चाहिए, और यहां पे कुछ उसको फोकस बोलेंगे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि कोई भी लाइट की रे जो इस पे गिरेगी, एनी लाइट रे विच फॉल्स ऑन दिस ऑब्स्टेकल, उसका फेट ये होगा कि वो सारी लाइट की रेज इसी एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसी घटना प्रकृति में होने के लिए आपको जो इसके समक्ष ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करना है, रखना है, डालना है, व्हाटएवर, तो वो एक पैराबोला होना चाहिए, और वो पॉइंट जहां पे सारी रेज कन्वर्ज होंगी वो होगा इस पैराबोला का फोकस। ये हमारा कंक्लूजन हुआ, ये हमारा कंक्लूजन हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी ने सुन रखी है, किसी ने पढ़ रखी है, तो भी नहीं पढ़ रखी है तो भी मेरी बात ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत हो जाना दो चीजों में। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ये ऑब्स्टेकल पैराबोला है, सुन रहे हो, अगर ये ऑब्स्टेकल पैराबोला है, तो नो मैटर हाउ हाई दीज रेज आर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, they will always converge at a single point which is the focus of this parabola. What I am trying to tell is, if this is an obstacle which is governed by an equation of parabola, then paraboloid 3D में कहेंगे उसको, तो ये नहीं है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज है, कोई बच्चा है इस क्लास में जो बता सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज को क्या कहते हैं? कोई है? उसको कहते हैं पैरेक्सियल रेज। आपको जब ये पूरा चैप्टर चलेगा तो मजा आ जाएगा ये बात जानने में, ये बात अभी जानोगे आप। उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज को पैरेक्सियल रेज। और किसी को पता है दूर वाली को क्या कहते हैं? जो दूर होती ऊपर ऊपर, उसका नाम रखा हुआ है, उसका नाम है मार्जिनल रे। तो आपको याद होगा या किसी ने बताया हुआ 10th में आपको कि ये जो रेज होती है ना बेटा, ये जो अपन लॉज पढ़ रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा बिल्कुल पास में रेज होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में रेज होती हैं। उन्हीं के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, वो 1/v - 1/u वाला। ऐसा बताया किसी को, किसी ने, टीचर ने आज तक? नहीं, चलो ठीक है। अब इस चैप्टर में जानेंगे, हम इस चैप्टर में जानेंगे, चिंता मत करना इस बात की कि आपने भी तो नहीं बताया, मैं बताऊंगा। मैं इस चैप्टर को 0 से शुरू करूंगा, बट मैं ट्रिब्यूट करना चाहता हूं टू द ग्रेट फरमाट, और इनके कंक्लूजन बहुत शानदार है। मैं यहां पे कह रहा हूं कि इफ द ऑब्स्टेकल इज पैराबोला, if the obstacle is parabola, if the obstacle is parabola, then
नो मैटर हाउ अवे आर द रेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस या सिमेट्री एक्सिस, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, इस केस में सिमेट्री एक्सिस कह दो उसको, रेज आर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल ऑलवेज converge at a single point. They should be parallel, at least they should be parallel at the first place. They will always converge at a single point, namely focus of parabola. Focus of parabola. If the obstacle is parabola, then no matter how away are the rays, conditionally, condition ये है, given ये है कि rays must be parallel to principal axis, तो सारी एक ही जगह कन्वर्ज हो जाएंगी। तो सर हमने तो स्फेरिकल मिरर पढ़ा है, तो हमें स्फेरिकल मिरर क्यों पढ़ाया, हमें पैराबोला क्यों नहीं पढ़ाया? आपने वो डिश टीवी वाली छतरी देखी है? वो छतरी पे ऐसा कुछ मामला होता है ऐसा, तो वो सारी रेस जो सन से या कहीं से भी सिग्नल से, सन से तो क्या करेंगे उसमें, सिग्नल से आ रही है, वो यहां गिरती है, एक ही जगह फोकस होती है। उस छतरी की शेप जो है वो स्फेरिकल होती है कि तुम्हें ऐसा याद है कि स्फेरिकल मतलब वो अगर कंप्लीट हो जाए तो स्फीयर बनेगा कि कुछ और बनेगा, दैट इज पैराबोलॉइड। तो हाँ सर, ताकि सारी कन्वर्ज हो जाए, जो दूर गिर रही है ना छतरी से, मतलब यहां से इस पॉइंट से दूर गिर रही है, वो भी सारी यहीं मिल जाए। पर इसको बनाने के लिए हमें जो इंजीनियर चाहिए, जो मशीन चाहिए, वो यार ऐसी चाहिए जो इस गवर्निंग इक्वेशन को ओबे करे। और फिर वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो दिक्कत हो गई, फिर सब कुछ खराब हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्ट्रिक्टली ओबे नहीं हुआ। पहली बात तो कारीगरी ज्यादा चाहिए, महंगा आएगा वो डिवाइस, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अपने आप में, ठीक है, फिर उसकी मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी। इंडिया में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इफ यू हैव ऑल द मनी, गो फॉर पैराबोला। इफ यू वांट टू कन्वर्ज ऑल द पैरेलल रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वरना वो फोकल प्लेन में बनेगी, विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उनको अगर किसी एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करना है तो आपको पैराबोला चाहिए, ठीक है। पर सर हमें तो स्फीयर पड़ा है, तो आ जाओ मैं उस पर आता हूं, आ जाओ। ये पैराबोला मैंने लिया था और इस पॉइंट को मैंने लिया था ओरिजिन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, स्फीयर बनाना बहुत आसान है, गोल गोल चीजें बना के उनके ऊपर कट मारना बहुत आसान है कि ये ले जाओ घर पे, लो जाओ, वेरी इजी। नो स्किल मतलब कम स्किल इज रिक्वायर्ड, लेसर स्किल, ठीक है, लेसर कॉस्ट, ठीक। तो सर स्फीयर और ये तो अलग चीज है, स्फीयर को सर्कल बनाऊंगा मैं इस प्लेन में बनाऊंगा तो, लेकिन आप देखिए कि स्फीयर जो है वो काफी हद तक तो नहीं, कुछ दूरी तक पैराबोला के साथ साथ रहता है कि नहीं रहता है? रहता है भाई। ज्यादा चिल्लाओगे सर तो हम मना कर देंगे, बाकी रहता तो है। देखो मैं एक बार पहले एक स्फीयर ऐसा बनाता हूं, और अब मैं वो पैराबोला बनाता हूं। वो ऐसा कुछ था, बहुत जल्दी डिवेट कर दिया, तो जल्दी हो जाता है वैसे तो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दूरी तक दिखाना चाहता था। ऊपर नीचे सिमेट्री नहीं बन रही, वही यहां तक तो अपन ले जाते हैं इसके साथ और फिर इसको अलग कर देते हैं, और यहां तक इसको ले जाते हैं इसके साथ और फिर अलग कर देते हैं। ये ऊपर वाला पैराबोला है गाइस, जिसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4fx है, अगर वो पॉइंट f है तो। ये सर्कल है, इसका सेंटर मैं यहां कहीं ले लेता हूं, इसकी रेडियस, जिसकी रेडियस है r, इसका सेंटर r,0 पे हो जाएगा अगर ये 0 है तो बच्चों केवल और केवल ध्यान से सुना, मजा आने वाला है तुमको, मजा आने वाला है, इस चैप्टर का सारी है। केवल और केवल वही रेज कन्वर्ज होंगी इस सिंगल पॉइंट पे जहां तक ये स्फीयर पैराबोला है। आप समझ पा रहे हो? अगर कोई रे इस स्फीयर पे यहां जाके टकराई है
तो ये वहां पे कन्वर्ज नहीं होगी जहां होनी चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं बात को? पैराबोला में हर एक होगी, हर एक होगी, पैराबोला में हर एक होगी, कि मार्जिनल, पैराक्सियल, कोई भी रेज लो, पैराबोला में मैटर ही नहीं करेगा कौन सी रेज ले रखी। लेकिन अगर नहीं, यश नहीं पढ़ना पड़ेगा पैराबोला इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, बस इतना ही था। बस मैं तो एक बहुत खतरनाक मैथमेटिशियन और बड़ी सोल को अप्रिशिएट करना चाहता था। मैं पैराबोला में रिफ्लेक्शन प्रोपे बताया था, मेरे को नहीं पता, इतनी इंग्लिश नहीं आती इसकी बच्चे की, रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग भी गलत है तो प्रोपे की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आपके पास पैराबोला है तो हर रे बच्चों यहीं फोकस हो जाएगी, यहीं फोकस हो जाएगी सिंगल पॉइंट पे। लेकिन अगर आपके पास ऑब्स्टेकल पैराबोला नहीं है तो जब तक वो स्फीयर पैराबोला रहेगा, क्या कह रहे हो, क्या बेटा? अच्छा पहले, अब ठीक है, मतलब मैं बढ़ा दूं चाहे वॉल्यूम अब? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर आपके पास स्फीयर है तो वो कुछ हद तक तो पैराबोला को रिप्लिकेट कर ही रहा है डायग्राम तक। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक की रेज होंगी ना, जो मार्जिनल कहलाती हैं, वो वहां पे एक जगह पे फोकस हो जाएंगी। आइए ये अप्रोक्सीमेशंस हम कहां तक मैथमेटिकली ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो क्या सर इस सर्कल की इक्वेशन लिखो, इस सर्कल की इक्वेशन लिखो सर जी। तो x माइनस आर प्लस वाई माइनस 0 बराबर इसका रेडियस का स्क्वायर। ये कॉनिक सेक्शन 11वीं में होता है तो तुमने ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xr, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 2xr माइनस एक्स स्क्वायर। कि सर इनमें तो बहुत अंतर है, लेकिन आप सुनो कि इफ x इज स्मॉल, x is this number, if we are in a domain, so then y will also be very small because x is somehow related to y as the y of y का square, y square बराबर 4x। तो if x is small, y has to be small, right? तो if x is small, then this number which is added can be termed as 0 for x highly less than r whatever number r f, जो भी दूरियां आपने यहां पे ली हैं, जो भी दूरियां यहां पे ली हैं, x should be less than who? x should be less than r, practically these lengths, जो practical lengths रहेंगी हमारे लिए। Are you getting my point? If x is less, very low number, then where are we? हम यहां गए हैं, हम यहां हैं, यहां ये x लो है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y यहीं तक तो रेप्लीकेट कर रहा है वो। फिर दूसरी कंडीशन कि सर x तो 2xr हो गया, अगर r की जगह 2f लिख दिया जाए तो वो इक्वेशन हूबहू मैच कर जाएगी एज इट इज। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या देवांश? ठीक है, वही इको कर रहा है। मैं वापस कम कर देता हूं इसको, मैंने बढ़ा के देखी थी यार ताकि वीडियो अच्छी बन जाए, पर कोई ना। मैं ये कह रहा हूं कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4fx, और ये इक्वेशन तभी सेम हो सकती है व्हेन r is 2f, and that's a very important result. That's a very important result. Yes. पहले मैं सारी बातें कर लूं, एक डाउट पक्का पूछ लेना, पहले मैं कंक्लूड कर दूं, फिर मैं ये चीजें भूल जाता हूं, उस डाउट के बाद आगे चला जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं मैडम, r अगर 2f हुआ और x स्मॉल हुआ तो हमारा काम स्फेरिकल मिरर भी वही कर देगा जो वो पैराबोला कर रहा था। यानी इन अप्रोक्सीमेशंस के अंडर ये दोनों इक्वेशन बेटा सेम है।
तो इसलिए अगर आप कोई भी स्फेरिकल मिरर कंसीडर करते हो तब आप वही रेज कंसीडर करते हो जो बिल्कुल इसके पास में है, बिल्कुल इसके पास में है। किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। दूर वाली के लिए सारी रेज उसके फोकस से नहीं जाती है, समझ रहे हो? यस, अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? अब पूछो। एक्स क्या चीज है यहां? मैं बताना रहा हूं ना बेटा, जैसे मैं नए पेज पे बता देता हूं। मैंने उस पर भी बहुत माथापच्ची की थी कि मैं बेटा ये कह रहा हूं कि ये पैराबोला था, यही था पैराबोला। तो यहां पे 0 0 लिया हुआ था अपन ने जब 4f(x) डिराइव किया था, y इजिकल्स टू वाई स्क्वायर इजिकल्स टू। तो मैं ये कह रहा हूं कि x मतलब यही ओरिजिन और यही एक्सिस के हिसाब से xy। तो x स्मॉल का मतलब यानी हम कहीं यहां हैं। एक्स स्मॉल के लिए काम वैलिड होगा, यानी हम एक्स में यहां हैं कहीं इस जोन में, तो इसी के वाई ले पाएंगे। हाँ, स्फेरिकल मिरर वही काम करेगा जो पैराबोला कर रहा है। तो अगर स्फेरिकल मिरर पे भी ऐसे रे गिरी तो वो कहां फोकस हो जाएगी? सारी कहां कन्वर्ज हो जाएगी? एक ही पॉइंट पर हो जाएंगी। लेकिन कौन सी? पैराक्सियल रेज होंगी केवल। ठीक है। अच्छा, उधर ही हो जाएगी वो, इधर चली जाएगी वो। हाँ हाँ, वो तुमने पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं। वरना फोकस जो होता है वो एक पर्टिकुलर r/2 cos थीटा हो जाता है। ठीक है ना, r/2 नहीं रहता, cos थीटा छोटा और थीटा तभी होता है वो। समझ गए ना? दिस स्फीयर or particularly in this diagram in a plane circle will replicate the parabola if and only if x is tending to 0 या pretty small with respect to r, f and these data u, v जो भी हम इस चैप्टर में लेंगे उनकी तुलना में x should be small, यानी the rays should be paraxial and r is equals to 2f. If these things are believed, then only sphere will do the same justice as parabola is doing. या तो यानी अगर हमें मिरर बनाना है और वो पैराबोला को रेप्लिकेट करना चाहिए तो हम यहां से यहां तक इसको काट देंगे और बस यही ले लेंगे। हाँ, लेकिन y एंड x आर रिलेटेड ना बेटा, y और x एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है ना सर्कल की इक्वेशन या स्फीयर की इक्वेशन में बेटा, समझे? हाँ 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 हाँ, y स्क्वायर है ना x, तो x छोटा नंबर है तो y भी छोटा ही नंबर है ना? दे आर रिलेटेड, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आपको x पता है तो आपको y पता है पक्का, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ x पता है y पता नहीं, उसको इंडिपेंडेंटली बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं तुम्हारा आईक्यू देखना चाहता हूं यार, और तुम मुझे एक तो तुम कल तो मैं सीधा रे ऑप्टिक्स का वो पहला सेशन लूंगा जो ऑफिशियल होता है, एक HW करके लाओगे। लेंस मेकर फॉर्मूला जो है तुमने सुना भी नहीं होगा, लेंस मेकर ड्रॉपर वालों को बताने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है, ये चीजें उनकी पहले सुनी होती है, फिर वो एकदम फैसिनेट हो जाते हैं, अरे यार पैराक्सियल रेज, मार्जिनल रेज ऐसे। पर एनीवेज मैं ये कह रहा हूं कि अपन कुछ और आईक्यू वाली बात कर लेते हैं। मैं कुछ और करता हूं, मैं लेंस का स्किप कर देता हूं डेरिवेशन, और ये कर लेते हैं। ये बढ़िया केस है, जेई जैसे डिमांड करती है जैसी चीजें, जैसा दिमाग वैसा उस टाइप का कहीं जाएंगे हम। मैं कह रहा हूं कि एक बंदा जो है वो कहीं किसी पॉइंट F1 पे खड़ा है और एक बंदा इस ट्रेजेक्ट्री के लिए इलिप्स के फोकस पे खड़ा है और दूसरा बंदा इलिप्स के दूसरे फोकस पे खड़ा है। ठीक है, ठीक है। अब ये इसका मर्डर करना चाहता है और इसको ये देख नहीं पा रहा है। F1 इसका मर्डर करना चाहता है और देख नहीं पा रहा है। तो बंदूक की गोली किस दिशा में चलाए
किस दिशा में चला है, किस एंगल थीटा पे चला है कि F2 के माथे में वो गोली लग जाए। बहुत बढ़िया। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? हाँ, दिस इज गिवन बाय द वेरी इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन ये है कि आप एक धागा उठाओ, और उसको किसी एक, यहां पे मैं मतलब नेल कर देता हूं, ये 2 पॉइंट नेल हैं, ये इनको नहीं हिलाते अपन। उसको एक नेल से स्टार्ट करो, पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट पे ले जाओ और दूसरे नेल पे स्टार्ट करो। ऐसे दूसरे पॉइंट के लिए भी करो, तीसरे के लिए भी करो। हर बार धागे की लेंथ क्या आएगी? सेम आएगी। तो ठीक है, तो हर बार आई इज इक्वल टू, अब लाइट के लिए बात करते हैं, वो गोली चलाने वाली बात कैसे हुई सर? गोली वाली तो नहीं समझ में आई सर। अब देखो मेरी बात सुनो, कि मैं अगर कहूं कि लाइट की रे को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे पहुंचना है, तो वो क्या चूज करेगी, किस तरफ जाएगी? तो हर पाथ इक्वल लेंथ का है यार, मेरी बात समझ रहे हो? तो जो भी लाइट की रे यहां गिरेगी वो सारी यहां से जाएगी। यानी अगर आपने सोर्स यहां पे रख दिया है, बल्ब जला के रख दिया है, और आप उसकी रोशनी चाहते हो, सारी यहां आएगी, इस पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। चाहे उसकी लाइट की रेस सब जगह गिर रही हो, कहीं भी गिर रही हो, डजंट मैटर, डजंट अल्टर द रिजल्ट। तो दैट्स क्वाइट अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर बंदूक की गोली भी एंगल आई बराबर एंगल आर को ओबे करने के बाद ही ऐसा होता है, इस सरफेस पे ऐसे टेंजेंट बन सकती है, और बंदूक की गोली भी अगर उसको ओबे करती है, तो ये पर्सन किसी भी दिशा में बंदूक चला दे, गोली चला दे, वो दूसरे पर्सन को शूट कर देगा हर हाल में। आई होप इस लेक्चर में अभी भी उतने बच्चे बैठे हैं जितने t=0 पे बैठे थे, क्योंकि अब मैं लेंस का नहीं कराना चाहता फरमार्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि लेंस के बारे में तुम्हें ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो तुम उस तरीके से चौंकोगे भी नहीं जैसे बच्चे को चौंकना चाहिए ये पैरेक्सियल वाली बात बताने के बाद, या फिर ऐसी। तो मैं ऑफिशियली लास्ट के 15 मिनट में रे, बीम और इनके बारे में बता देता हूं। स्टार्ट करें यार। इस वीडियो के इस पार्ट को कौन ही देखेगा ना बाद में, और रे बीम मैं इसके एकदम लास्ट में बता चुका हूँ। चलो एनीवे, मेरा काम वो नहीं है, तो रे से स्टार्ट करते हैं। तो अब ऑफिशियल बिगनिंग करते हैं इसकी। ऑब्जेक्ट इमेज तक बताना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ेंगे वो सारे बच्चे अभी प्रेजेंट रहेंगे। ऑब्जेक्ट इमेज की डेफिनेशन दे रहा हूं, इलिप्स वॉल के टकरा कर F1 से फेंकी हुई चीज F2 से ही टकराएगी। हाँ बेटा, अच्छा अब बता रहे हो इतना लेट। तो बेटा सबसे पहले ऑफिशियली अपन इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले रे की डेफिनेशन देना चाहूंगा। ठीक है, जो कार्पसल थ्योरी आइजैक न्यूटन ने दी है, वो उसको एरे ऑफ कार्पसल मानते थे, जिसको वो रे कहते थे। यानी एक पॉइंट 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 है, वो सारे इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तभी आई बराबर आर संभव है। और वो जो उनको एरे को आप मिला देंगे तो उसको आप रे कहेंगे। अब रे किसी एरो की तरफ होगी तो एनर्जी प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होगी, या लाइट प्रोपेगेशन की पर्टिकुलरली जो डायरेक्शन होगी, वो रे होगी। तो डायरेक्शन ऑफ ये एनर्जी लिख लो, लाइट लिख दो, एक ही बात है, मैं लाइट लिख रहा हूं। लाइट, न्यूटन की किताब एक इस नाम से, उसमें जो शुरू में जो इस चैप्टर में जो ऊपर पढ़ेंगे उससे कुछ पिक करके लिखेंगे अपन यहाँ पे। उन्होंने तो क्या कर रखा है ना, जो भी अपन लॉज बनाते हैं ना बच्चों, स्फेरिकल मिरर के लिए अपन क्या करते हैं ना, कि अपन ये सब पढ़ते हैं कि 3-4 ही पर्टिकुलर रेज पढ़ते हैं कि ये कहाँ करेगी, पोल वाली कहाँ करेगी, ये कहाँ करेगी, वो कहाँ करेगी। लेकिन उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स सॉल्व कर रखा है, उसकी ट्रेजेक्टरी के हिसाब से हर पॉइंट पे थीटा लेके, और जनरलाइज फॉर्मूला बना रखा है। पर एनीवेज उतना हमें करने की जरूरत नहीं है 12th में, हमें बस बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन जो है वो रे कहलाती है। दूसरी परिभाषा है बीम। सर ये परिभाषाएं इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? फुद्दू डेफिनेशंस। हाँ, बीम की थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीम कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग या पैरेलल होगा, वो आपको डिफाइन करेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के नेचर क्या है। तो बीम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेज,
इनको क्लब करेंगे तो लाइट का एक बीम बनेगा, दैट्स योर बीम। तो इसके टाइप्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी है लेकिन पूरे पार्ट में दिमाग खाएंगी तुम्हारा। इसके टाइप्स क्या हैं, चित्र से ही बता देता हूं। कन्वर्जिंग, हर कन्वर्जिंग बीम डाइवर्जिंग हो सकता है बाद में। क्या ये सारी एक ऐसी बात है फिर उसको कहेंगे क्या, वो डिपेंड करेगा कहां से क्या देख रहे हैं अपन। जैसे ये कन्वर्ज कर रही है चीजें, अगर इनको आगे भगा दोगे तो ये, अरे ये ऐसे ऐसे कन्वर्ज कर रही है चीजें, ऐसे यहां पे कन्वर्ज कर रही हैं और यहां से फिर आगे क्या कर रही हैं, ये डाइवर्ज कर रहे हैं। तो मैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम का सेंस किसी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए लूंगा अभी थोड़ी देर में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। मैं फिलहाल के लिए कन्वर्जिंग बीम का डेफिनेशन की बजाय उसका डायग्राम बनाना चाहता हूं कि ये मैंने ऑप्टिकल डिवाइस कुछ एक्सप्लेन किया और इस पे जो बीम है, इस पे जो बीम है वो ऐसा आ रहा है, तो ये जो बीम है ये कन्वर्जिंग बीम कहलाएगा। ठीक है, दिख रहा है क्या इनको, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा, ये बीम कैसा कहलाएगा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। अब इसी पेज पे लिख देता हूं डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग, ये वही ऑप्टिकल डिवाइस आपकी, और इसके ऊपर ऑप्टिकल डिवाइस क्या होती है ये सब भी बताऊंगा। इसके ऊपर कोई बीम आके गिरा, मतलब क्लब ऑफ रेज गिरे, ये कैसे गई, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये क्या है, डाइवर्जिंग बीम है। एक बात है पैरेलल बीम, पैरेलल वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं होता है। तो आपके पास ये ऑप्टिकल डिवाइस है इस टाइप से, तो इसके ऊपर जैसे पैरेलल रेज डाल दो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आगे जाके पैरेलल बीम पैरेलल ही रह रहा है, तो ये पैरेलल रेज डाल दो। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, ये पैरेलल रेज, और एक्चुअली ये बीम भी पैरेलल बीम ही कहलाएगा, टेढ़ा हो जाए बस रेज पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये पैरेलल बीम है, सही है। ये कुछ एक बातें पता होनी चाहिए। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमको, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लग रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन। तो आज से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पाथ को भी पाथ बोलना छोड़ दोगे तुम थोड़े दिनों में, ऑप्टिकल पाथ चिल्लाने लगोगे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स, हाउ डू यू डिफाइन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, हाँ बेटा बताओ, जिसकी जिसकी इमेज बन जाए, जिसकी इमेज बन जाए वो ऑब्जेक्ट है। नहीं, मैं जैसे रियल और वर्चुअल डिफाइन करना चाहता हूं। रियल ऑब्जेक्ट वही है जिसकी इमेज बन जाए। अच्छा, ओके, मतलब जिसकी इमेज बन रही है वो रियल ऑब्जेक्ट है क्या, जिसकी इमेज बन रही है वो रियल ऑब्जेक्ट है क्या, जरूरी नहीं है। यश का कहना है जिससे रेज आ रही हो, जो फॉलो द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन करता हो। ओके, देखो ऑब्जेक्ट बेसिकली तुम्हें अब जो समझना है वो ये बात समझनी है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक, या इसकी डेफिनेशन गवर्न की, इसकी डेफिनेशन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इसकी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है ऑफ इंसिडेंट रेज। सबसे पहले इसको बताएंगी इंसिडेंट रेज, कि इंसिडेंट रेज क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड से कोई लेना देना नहीं ऑब्जेक्ट को। दूसरी बात, इट इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर ओडी, एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल डिवाइस के लिए डिफाइन होगा। यानी एक चीज जो ऑब्जेक्ट है किसी एक मिरर के लिए, वो किसी और लेंस के लिए, किसी और मिरर के लिए इमेज भी हो सकता है, वही चीज। सुन रहे हो, तो इसके टाइप्स होंगे
रियल और वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसी को भी डिफाइन करना है तो वो किसी एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल डिवाइस के लिए डिफाइन किया जा सकते हैं। ऐसे एब्सोल्यूट नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट भाई रियल ऑब्जेक्ट ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट इन दिस लेसन और इन ऑप्टिक्स? जो ऑप्टिक्स का समाज है, जैसे आप कहते हो ना, क्या कहते हैं ना कि चीजें डोमेन वाइज बदल जाती है। जैसे आप कहते हो डेंसिटी, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं इस चीज का। डेंसिटी, तो आप जब सिंपली डेंसिटी कहते हो तो जनरली आप मीन करते हो मैकेनिकल डेंसिटी। जब आप कहते हैं कि ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम है तभी तो तैरता रहता है, तो मैकेनिकल डेंसिटी की बात कर रहे हो। लेकिन ऑयल का ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर के ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग संदर्भ में ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट शब्द से तात्पर्य है कि इंसिडेंट रेज बताएंगी कि वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा और किसी ओडी के लिए डिफाइन होगा वो ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वो, उसके दो टाइप्स हैं, एक इन्फिनिटी वाला ले लो, चाहे डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, वो अलग है। रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट वो है व्हेन बीम ऑफ इंसिडेंट रेज इज डाइवर्जिंग। अब सर डाइवर्जिंग इज डाइवर्जिंग फॉर सम, कन्वर्जिंग फॉर सम, तो फॉर एन ओडी, फॉर एन ऑप्टिकल डिवाइस, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज और डाइवर्जिंग बीम और फॉर एन ओडी, यानी ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इंसिडेंट रेज का, यानी एक ऑप्टिकल डिवाइस रेज को रिफ्लेक्ट कर सकती है, रिफ्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। वो रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या कर रहा है, उससे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को कोई लेना देना नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट रियल होगा अगर उसके ऊपर गिरने वाली इंसिडेंट रेज का बीम उस ऑप्टिकल डिवाइस को डाइवर्जिंग महसूस हो रहा है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे एक प्लेन मिरर का उदाहरण लेते हैं और यहां पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस डाइवर्जिंग बीम को इस ऑप्टिकल डिवाइस पर लेकर आ रही हैं। तो इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए, इस ओडी के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। वो पहले डेफिनेशन में रियल की लिखा रहा हूं तो उसी का डायग्राम है। ये इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? समझ में आया? दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कौन डिफाइन करेगा? रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज? अरे इंसिडेंट रेज भाई, वही यार। जब भी तुम्हें बोलो कि यहां पे शेर ढूंढो तो कहीं से शेर ढूंढ के ले आते हो यार, होता नहीं है तब भी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे बच्चों इंसिडेंट रेज से, ठीक? डन। हाँ, रिफ्लेक्टेड रेज नहीं बताती है ऑब्जेक्ट के बारे में, कभी भी नहीं बताती है, नहीं बता सकते, औकात नहीं उनकी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज बीम ऑफ इंसिडेंट रेज इज कन्वर्जिंग। अब सर ये रट्टा मारने के लिए ओवीसी याद रख लेना बस, ये तो वाइस वर्सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कन्वर्जिंग। अससुद्दीन ओवैसी है ना, उसके नाम से याद रख लेना कि भाई बात बन जाएगी तुम्हारी। फिर इमेज इसका उल्टा होगी, वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज का कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो एक ही याद है तो बाकी सब अपनी जगह फॉल कर जाएंगे। ओवीसी याद रख लेना रटने के लिए कि बार बार कौन चेक करे कि इसका कैसा ऑब्जेक्ट है। तो इंसिडेंट रेज का बीम अगर कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। जैसे ये हमारे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है, अगेन मिरर, एंड इंसिडेंट रेज भाई इस तरीके से आ रही है ऐसा। तो ये ऑब्जेक्ट वाकई कहां रखा है सिर्फ भगवान जानते हैं, क्योंकि ये वहीं रखा है जहां से ये आ रही हैं, जहां पे ये मिलेंगी। मैं तो नहीं जानता ये कहां मिलेंगी, कोई जानता है तुम में से तो बता देना।
समझ रहे हो? तो अब ऑब्जेक्ट कहीं है ही नहीं, बीम क्या है? कन्वर्जिंग। तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा जब आप इसको एक्सट्रपोलेट करेंगे, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये रेज जाकर के कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो ये जो लोकेशन होगी ये इस ऑब्जेक्ट की वास्तविक लोकेशन नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट की वास्तविक लोकेशन नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं करूंगा तुम लोगों से बातें और तुम्हें कुछ पूछना है, कुछ कहना है। सर आपको जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, कहां तक हो जाएगा अपना, ऑब्जेक्ट बता दूंगा, इमेज बता दूंगा, इमेज ऑब्जेक्ट तो बता ही दिया। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे। एचसी वर्मा में इतना सब नहीं लिखा है इसके बारे में, एचसी वर्मा में रेलिवेंट लिखा है। वैसे जो मैं पढ़ाऊंगा वो जनरली नहीं आता, पहले पुरानी आईआईटी 90s 80s में आया करता था वैसा मामला। तो अभी आईआईटी ने ट्रेडिशनली बहुत सालों से ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है जो प्लेन मिरर से रिलेटेड हो, इतना ज्यादा जो आपको पढ़ाया जाएगा अभी। लेकिन फिर भी सबसे पहले प्लेन मिरर, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स, ये सब पढ़ाऊंगा। उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक कह रहे हो यश। प्रिंस सर प्लीज आप ज्यादा क्वेश्चन कराना, ठीक है? क्वेश्चन में तो हमें आराम ही मिलता है ना यार, फिजिक्स के टीचर को, तुम ही लगे रहते हो उसमें, मैं तो साइड में बैठ जाऊंगा। पर पहले पहले लेक्चर में तुम्हें फरमार्ट्स प्रिंसिपल बताना था, मुझे 2 लेक्चर ले लेते फिर तुम्हें क्वेश्चन ही देके बैठा रहूंगा मैं, ठीक है ना? तू क्वेश्चन ही कर लेना। वो हमारी 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 ज्यादा एनर्जी का कारण ही ये है कि क्वेश्चन है वो दे के बैठ जाते हैं हम लोग। तो हाँ जी बेटा, हाँ जी कुछ कह रहे हो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेटा कब होता है, ऐसा पूछ रहे हो? हम्म हम्म। ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि अभी आपने ना चैप्टर नहीं पढ़ा है। लेकिन आपका फर्स्ट जो थॉट आया वो आई रियली अप्रिशिएट, कि बच्चा कह रहा है कि सर इसकी अगर रेज आ रही है तो ये कहीं ना कहीं तो है, ये कहीं ना कहीं तो है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है ये कहां है। तो बेटा मुझे इस ऑप्टिकल डिवाइस से मतलब है, अब ऑब्जेक्ट कहां है, उसकी रेज ऐसी किसने की, इससे पहले 10 ऑप्टिकल डिवाइस हो सकते हैं ऐसे। मेरी इस बात को समझिए कि जैसे मान लो कि मैंने यहां पे आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं कि लेंस लगा दिया और यहां से ऐसे रेज आई तो वो कहीं जाके मिलेंगी मान लो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहां पर एक ऑप्टिकल डिवाइस लगाया, मेरी बात समझ रहे हो, तो फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी। प्लेन मिरर लगा दो, प्लेन मिरर तो मैं आसानी समझ में आता है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अब यहां पे अगर प्लेन मिरर लगा दोगे तो ये जो रेज हैं, अब अभी भी बच्चा कह रहा है कि ये ऐसी जो रेज हैं ये कहीं ना कहीं से तो आ रही होंगी, लेकिन क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं तो हम इसलिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसलिए अवधारणा। ऐसा नहीं है ना, मतलब तुम इस बात का सेंस मत लो कि ये रियल ऑब्जेक्ट से ही आती है ऐसी। रियल ऑब्जेक्ट तो ये आदमी है, अगर ये आदमी ना होता बीच में तो ये रेज इसके पास, बेचारे के पास सीधी आ जाती। तो इसकी जो इमेज बनेगी इस लेंस की वो यहां बनेगी, वो इमेज इस ऑप्टिकल डिवाइस से क्रॉस ही नहीं होगी, तो बीच में ये अपनी बना देगा। तो यानी कि इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए ये चीज ऑब्जेक्ट है, और ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। हाँ हाँ, कभी ना कहीं से रेज आ रही हैं, तो कभी तो बिगिन हुई होंगी ना यार। हाँ, है ना? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे इसलिए इसको जुगाड़ कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। इसको ढूंढ पाएंगे, लेकिन ढूंढ पाने में प्रॉब्लम ये है कि अब इसकी अवस्था बदल गई है इस लेंस की वजह से। अब ये कन्वर्जिंग बीम शूट हो रहा है इसके ऊपर, तो इस ऑप्टिकल डिवाइस को बिल्कुल नहीं पता चल सकता ये ऑब्जेक्ट कहां है। तो इसके लिए हमें मैथमेटिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा यहां, जिसकी रियल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर हमेशा उल्टा काम करता है, एनी मिरर उल्टा काम करता है, मतलब एनी नहीं, प्लेन मिरर उल्टा काम करता है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है वो।
ठीक है, प्रिंस गिरी, तू पहले अपनी शक्ल दिखा और फिर धीरे धीरे आराम आराम से सवाल पूछ, पॉज ले लेके। हाँ अब बोल। इलेवेंथ का एक चैप्टर देना है टेस्ट में, उसके लिए सिलेबस पूछ रहा है। वो एक बार थोड़ा सा बैठ के डिसाइड करने वाली चीज है यार। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तुमको, शायद पहले से ही स्टार्ट करेंगे। मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि ये टेस्ट तुम्हारा होगा मंथ एंड में होगा ना वो तो। हाँ उसका 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 डेट रिलीज करेंगे ना यार बेटा, उसका डेट रिलीज करेंगे ना, तब आपको मिल जाएगा वो चैप्टर कौन सा होगा, है ना। वो एक सोल, अब फिजिक्स टीचर का डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता, ना सर ले सकते हैं, तो डिस्कस करके कर लेंगे। तेरा कौन सा वीक है? ऑब्वियसली तुझे सीधा रोटेशन का टेस्ट तो देने नहीं बोलेंगे ना, पहले तुझे 1D 2D एनएलएम और इसमें अच्छा करेंगे ना, नहीं। तुम्हारे कुछ डाउट है क्या? हाँ अरे यार वो पीडब्ल्यू के मास्टरों की तरह कि ये कॉपी लगानी है, ये कॉपी लगानी है, ये कॉपी लगानी। मैं थोड़ा ना नया हूं यार इस इंटरनेट पे ना, तो मुझे पता नहीं बच्चों को ये सब चीजें कैसे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इस बारे में, है ना। 26 को टेस्ट है तो बात करके हमें बता देना प्लीज, ठीक है। वो टीम ही रिलीज करेगी आपको सिलेबस और सब कुछ। सर आप अपने क्लास 11 लेक्चर प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज। वो तो यार मेरे हाथ में नहीं है चीजें ऐसी, तो मेरे हाथ में जो जो वो कर दूंगा तुम्हारे लिए मैं। डन। देखेंगे यार इस बारे में, मतलब आई कांट कमिट एनीथिंग। अच्छा एक क्वेश्चन देके जाता हूँ, वेक्टर पढ़ाया था ना तुम्हें, तुमने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर यार ये वेक्टर ट्रायंगल के और एप्लीकेशन कराओ, एक आधा कोई क्वेश्चन देके जाऊं। ये लो, तुमने ये क्वेश्चन देखा होगा, तो बड़ा मुश्किल है, अगर तुम इसको कैलकुलस से करते हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे प्राण ही पी जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारी जान ही ले लेगा भाई, अगर तुम कैलकुलस इसको करने बैठ गए। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है करना वेक्टर ट्रायंगल है ना, वही कंडीशन है, बस वो ओरिजेंटल ग्राउंड पे था और ये एंगल थीटा है, ठीक है। दो चीजें बताना, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इसका मास m है, तो इसको चलाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं, कि कितना मैक्सिमम लगा सकता हूं कि ये ना चले, ठीक है। और दूसरा वो किस एंगल पे लगाऊं। अरे ऐसे मेंस की तरह इधर नहीं लगाना है फोर्स, ऐसे लगाना है सर के, नहीं समझ रहे, किसी आउटपटांग एंगल पे लगाना है तुमको फोर्स। तो इसको करके आना, और वेक्टर ट्रायंगल से ऐसे हो जाएगा ये, ऐसे फट, और चौंक जाओगे तुम टाइड की सफेदी की तरह, और उससे कैलकुलस से बहुत ही लंबा हो जाएगा, प्राणी पी जाएगा वो तुम्हारे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, एम दे दिया, थीटा दे दिया, फिक्स इंक्लाइन दे दिया, ठीक है। आंसर करना इसका कल। कल मतलब जरूरी नहीं है कि इसका आंसर ये काम करने नहीं बैठूंगा मैं, मतलब मैं तो अपना पढ़ाऊंगा, अगर टाइम फिर भी बच गया 5-7 मिनट का तो कर लेंगे। ओके गाइस, दिस इज संजय चौधरी साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट नाइट, ग्रेट डे एड। बाय बाय। इसकी स्टॉप स्ट्रीमिंग कर देना।